पहला ये slot है प्री मॉर्निंग और दूसरा आफ्टर लंच आई विल बी टेकिंग. So basically I have divided my session in two parts. In the forenoon session I will be taking you through brief provisions of TDS and TCS which are there in the act. The basic provisions will once we are done with the basic provisions, second half I will be dealing with some case studies. While I was posted in Kanpur as DCIT TDS, we conducted a number of studies and a number of surveys जो कि काफी ज्यादा फुलफिलिंग थे और काफी रेवेन्यू एनहांस हुआ. I will be taking you to those case studies. इस तरीके से हमने केसेस बनाए. TDS में क्या है कि that is very dynamic. अच्छा, TDS में all those officers who are posted in TDS, यहाँ पे देखिए नॉर्मली आपका ITBA में काम होता है, वहाँ पे ट्रेसेस में काम होता है. ट्रेसेस पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन those who are interested in doing some work, तो उनको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पे जो प्रोविजंस हैं प्रॉपर्ली नहीं लग रहे हैं या लग भी रहे हैं तो लोगों को नहीं पता है. जैसे हम लोगों ने कानपुर में एक स्कैम पकड़ा था ये देहरादून में, ये इरिगेशन वालों का था. तो लोग क्या करते थे कि उनके टैंक्स में मान लीजिए 150 करोड़ की डिमांड है, तो नोटिस हम लोगों ने भेजा कि इसको आप जमा करिए, चालान वगैरह जमा करिए. तो हम लोग देखते थे कि उसके रिप्लाई में कहते थे हमारी डिमांड खत्म हो गई. अच्छा, ट्रेसेस से भी वो डिमांड खत्म हो जाती थी. थोड़ा सा उसका हम लोगों ने और रिसर्च किया और देखे उनके कौन सी फाइल निकाली, उनके कितने टीडीएस रिटर्न्स थे जो उन्होंने अमेंड किए. तो सारा देखा तो पता चला कि उन्होंने बड़ा वहां पे एक सीए थे, उन्होंने बड़ा ही यूनिक मेथड निकाला था. वो लोग क्या करते थे कि जब टीडीएस अमेंड करते थे तो उसमें मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया 100 रुपए का ओरिजिनल रिटर्न में, तो मान लीजिए उसके अगेंस्ट उनकी डिमांड आ गई है 10 रुपए की, तो वो लोग ओरिजिनल अमाउंट को ही एडिट कर देते थे. 100 को लोग 10 कर देते थे, तो 10 का आपका टीडीएस हो गया 1 रुपया, तो पूरी की पूरी डिमांड खत्म हो जाती थी. तो ये एक्सरसाइज किया तो वहां पे कई सारे, अच्छा एक ही सीए था जो इन्वॉल्व था, तो जितने भी इरिगेशन डिपार्टमेंट थे सबको रिटर्न भरता था, सबने यही चीजें निकली. तो क्या उसमें जाके एफआईआर सारी चीजें हुई. एचएआई की एक केस स्टडी है, आपसे हम डिस्कस करेंगे. तो बड़े इंटरेस्टिंग प्रोविजंस हैं, लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोविजंस हैं क्या, क्योंकि जब प्रोविजन आप जानेंगे उसके बाद ही कोई काम कर पाएंगे. टीडीएस तो आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं. भाई आप रिडक्टर हैं, आपने चालान टाइमली जमा नहीं किया या मान लीजिए आपने डिडक्ट ही नहीं किया, तो जब ट्रेसेस से प्रोसेस होगा तो आपकी डिमांड हो जाएगी उतनी. अच्छा, आप पास नोटिस गया तो सीए के पास क्या बोला, आप तो सेटल कर देंगे. वो क्या करता था, वो जो इसमें टीडीएस रिटर्न है 26 की, उसी में डिमांड मतलब 1000 रुपए दिया है तो 100 रुपए कर देता था. तो अपने आप भाई सिस्टम को क्या पता है कितना 100 दिया 1000 दिया. फिर हम लोगों ने सर्वे किया, उस पर उसको टैली किया, उनकी जो बुक्स होती हैं ये एक्चुअल पेमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को कितना गया है और कितना टीडीएस कटा है, इससे वो चीज पकड़ में आई. तो मतलब कई सारे लूप होल्स हैं इसमें भी. अभी स्टार्टिंग आवर सेशन, व्हाट इज टीडीएस? TDS is basically tax deducted at source. Means whenever a payment is being realized, the tax is to be deducted at the source itself while the payment is being made. So it's a beautiful method of collection of taxes because it's non-intrusive. Over the year means what happens with advance tax, self-assessment tax, that only a period of time you will get the tax. However, with the beauty of this provision is that the government will be getting revenue over the year. Whenever the transaction happens, TDS has to be deducted and it has to be deposited. So this is a beautiful method. This is indirect method of collecting tax. It combines the concept of pay as you earn and collect as it is deducted. So TDS is basically one of the modes of collection of taxes by which certain percentage of amounts are deducted by the person at the time of making or crediting certain specific nature of payments to the government account. Now, before we collect any sort of tax, that has to be statutorily complied with the law of land. So, what is the section which gives statutory power to us to collect tax under TDS? So, if you would have read the Act, section 4(2),
it specifically says in respect of income chargeable under subsection 1 means the basis of charge, income tax shall be deducted at source or paid in advance, where it is so deductible or payable. So section 4(2) empowers us to apply TDS or TCS provisions. Now, as you know, for TDS or for a unique identifier for any SSC is PAN. For TDS, it's TAN. For TDS, it's TAN. So there is a natural question arises: can SSC have multiple TANs? Yes, I am asking. Can SSC have multiple TANs? Yes. Or SSC can have only a single TAN? नहीं, मेरा क्वेश्चन दूसरा है कि मैं जैसे एक हॉस्पिटल है या मतलब मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा केवल एक ही टैन हो सकता है या मल्टीपल टैन ले सकता हूँ? मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे पैन में तो एक ही पैन हो सकता है, टैन के लिए क्या मल्टीपल टैन हो सकते हैं? नहीं, अलग ट्रेड में नहीं है, एक ही ट्रेड है मेरा। मान लीजिए सर, एक हॉस्पिटल में बड़ा है, उसमें 3-4 जगह पे कोई यूनिट्स बना रहे हैं, हर जगह पे अलग-अलग व्यक्ति कर रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन पर्सन रिस्पांसिबल जहाँ पे है उसको क्या है? इसमें ये है आंसर कि there is no foundation of number of TANs a deductor can take. TAN आप कितने भी ले सकते हैं, हालांकि that will be linked to a single TAN. तो आपका कॉमन आइडेंटिफायर PAN है, TAN मल्टीपल हो सकते हैं। हालांकि जितने आप टैन लेंगे तो आपकी कंप्लायंस बढ़ती जाएगी, तो उतने आपको चालान भरने पड़ेंगे, उतने आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। तो टैन के लिए ये कोई वो नहीं, टैन आप मल्टीपल ले सकते हैं। इसीलिए कई बार ऐसी चीज क्या है कि एक टैन जिसमें डिमांड हो गई है उसको इनएक्टिवेट करके डीएक्टिवेट करके दूसरा टैन ले लेते हैं, उससे अपना चालू कर देते हैं। तो टैन के लिए ये फाउंडेशन नहीं है, टैन मल्टीपल टैन्स हो सकते हैं। The role of PAN. Role of PAN with respect to TAN is whenever a TDS return is filed. TAN लेने का मान लीजिए आपकी कई ब्रांचेस हैं, अच्छा PAN आपका एक ही रहेगा, तो हर ब्रांच का आपने स्पेसिफिक ले लिया। या बैंक्स होते हैं, जैसे अभी तो सारे बैंक एम्प्लॉइज आपके हो गए हैं, मुंबई से सबका TDS रिटर्न भरा जाता है। पहले क्या होता था, सारे जितने भी ब्रांचेस सबके अलग PAN होते थे। तो अब हालांकि मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले से सभी ने सिंपलाइज करा लिया मुंबई, तो जितना भी क्या टैक्स भी आता है मुंबई चला जाता है। तो मल्टीपल टैक्स हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डिडक्टर और कलेक्टर। तो हियर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल इज डिडक्टर in the case of TDS and is called collector in the case of TCS. So the onus on deductor start of deducting tax or collecting tax start at the level of when the transaction is made or when that transaction is credited in the books of account or when that sum becomes payable in the books of account. He cannot take this excuse, sir, I haven't received the payment, I haven't made the payment, that's why I haven't deducted or collected the tax. Even though you might not have given the cash or the banking transaction might not been taken, but the onus to deduct tax starts from the point where it becomes payable or receivable in the books of account of deductor or collector. So this is what a person responsible for paying any sum on which tax is deductible shall deduct tax at prescribed rates. So there are rates. Tax must be deducted at the time of payment in cash or check, whichever is earlier. Rate to payable accounts. Deposit the deduct. So the entire cycle of TDS is like that. The transaction takes place. The TDS is deducted. Then after
deduction of that amount that has to be deposited. Then deposit of that, then quarterly returns are to be filed and then certificate is to be generated. So once the cycle becomes clear, the entire concept of TDS and TCS would become clear. मतलब पहले ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन में TDS डिडक्ट किया किसी का, अब अगर उसको डिडक्ट किया है तो that has to be deposited in government's coffer. हमने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने के बाद जिसका डिडक्ट किया उसे पता कैसे चलेगा? तो हम लोग मतलब 24Q और 26Q क्वार्टरली रिटर्न्स भरेंगे, क्वार्टरली रिटर्न्स के बाद में सर्टिफिकेट इशू होगा जिसको TDS या TCS सर्टिफिकेट कहते हैं। तो इस तरह से एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, उसकी अपनी टाइमलाइंस है। डिपॉजिट डिडक्टेड within, there are time limits prescribed. In case of government deductors, on the same day when where the tax is paid without production of an income tax challan. In case of others, on or before 30th April, where income or amount is paid in the month of March. In other case, on or before 7 days from the end of month. What in the case of government, the tax transfer takes place through book transfer, book entry, and for non-government deductors, they have to deposit that amount which they have deducted through challan within 7 days from the next month in which the challan is deducted. तो अगर अभी हमने सारा TDS डिडक्ट किया है तो उसको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक चलान के थ्रू बैंक में जमा कर देना है। अगर वो डिले होगा तो उसके लिए फिर इंटरेस्ट और पेनल्टी है। गवर्नमेंट वाले ने सारी गवर्नमेंट का तो बुक ट्रांसफर होता है, वो उसको ऑन द सेम डे यू हैव टू डू विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम टैक्स चलान। देयर इज चलान नंबर 281, एक चलान होता है जिसमें अदर देन गवर्नमेंट डिपॉजिट करते हैं। गवर्नमेंट में बुक ट्रांसफर होता है तो उसमें जरूरी नहीं है। These are there are number of forms. Like we have ITRs in case of PAN, in case of TDS we have got forms. 24Q form is for salary. If you are paying salary to someone, then you will be filing form 24Q. In form 24Q you will be giving details of the amount paid, PAN of that person. So that statement has to be furnished by July 31st, quarterly statement. Then form 26Q, that is for deductions other than salaries, means contract हो गया, rent हो गया. So these are the prescribed dates for which quarterly returns are to be filed. Now coming to the what are the transactions which are covered under TDS or TCS provisions. The first one is salary. You all know employer is required to deduct TDS whenever he is paying salary, and the salary definition of salary is taken from section 24. All your TA, DA, all the perquisite allowances are included in the salary. And one more thing, while those who will be posted in pay, what many government offices and all they are doing that they are not including the part of say this NPS allowance in while computing salary. जो 80cc लोग क्या करते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट मतलब जो आपका NPS डिडक्ट किया या गवर्नमेंट ने जो NPS 14% जो गवर्नमेंट का कॉर्पस NPS का दैट इज पार्ट ऑफ योर सैलरी, उसको वो लोग सैलरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो होता क्या है इसका कि एम्प्लॉयर ने सैलरी में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन जब एम्प्लॉई रिटर्न भरने गया तो उसने 80cc2 का डिडक्शन तो क्लेम किया है, लेकिन वो अमाउंट सैलरी में इंक्लूड नहीं है। तो एक इस तरह से रॉन्ग रिफंड या फॉल्स रिफंड वाले केसेस आते हैं। तो ये मतलब आपको ध्यान में देना है कि मेडिकल मतलब उसके रूल्स है, मेडिकल रिम्बर्समेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हो गया, कितना परसेंट सैलरी में इंक्लूडेड है नहीं है। और जो बेसिक कंपोनेंट हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस ये लोग इंक्लूड नहीं करते हैं सैलरी में, उसको नहीं इंक्लूड करेंगे तो टीडीएस लेस रेट से कटेगा। अच्छा,
AIS में वो डेटा कैप्चर नहीं होगा। AIS में नहीं होगा तो एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्लूड नहीं है, लेकिन वो डिडक्शन उसका क्लेम कर रहा है, तो रिफंड इससे जनरेट होते हैं। सेकंड वन इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, देन डिविडेंड। मेडिकल रिम्बर्समेंट का रूल देखना पड़ेगा, कितना कुछ परसेंटेज होता है। सीएचएस वाला तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट वाला किया तो होगा, वो देखना पड़ेगा रूल के हिसाब से कितना मतलब सैलरी में इंक्लूड हो रहा है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेस, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंश्योरेंस कमीशन, कमीशन ऑन लॉटरी, डिविडेंड्स पे टैक्स कटता है। Those who are having exposure to share market, they might be knowing कि whenever a company or pays you dividend, tax is deducted. Interest other than securities, ये जैसे बैंक इंटरेस्ट मिलता है, जो 20 का इंटरेस्ट है उसके ऊपर 94 लगता है। Winning from lotteries, winning from horse races, these are not so relevant. Payment to contractors and subcontractors at the rate of 1% and 2%. 2% is for individuals and 1% is for companies, and then insurance commission tax TDS is deductible. Payment to non-resident sportsmen is TDS is deductible. 194 EE LSC. Payment in respect of repurchase of units of mutual fund or UTI 194 F. Lottery. This one is important. Commission or brokerage. Payment that is deductible at 5%, and in each of these sections there is a basic exemption limit, say 50,000, that keeps on changing with the Finance Act. Then there is TDS on rent. I guess the limit is if any rent is paid above 1,80,000, then TDS at the rate 10% is to be deducted. Then transfer of immovable property 194 IA. Whenever this is important, whenever an immovable property is transferred and the value of consideration is more than 50 lakh rupees, then 1% of TDS is to be deducted. However, the catch is that many times the consideration does not. Many times people do not include the amount of other facilities which they are paid in consideration, like maintenance or club facilities, parking facilities. They are to be included. They are to be included in the consideration, and accordingly TDS has to be deducted. क्योंकि जितने मतलब फ्लैट्स हैं या बिल्डर से आप लेते हो तो TDS वो लोग केवल आपको फ्लैट की वैल्यू पे कटता है, लेकिन नियम ये है, मतलब फाइनेंस एक्ट गॉट अमेंडेड इन 2021। अब ये क्या है कि उसके साथ अगर आपको सब्सिडरी जितनी भी एमिनिटीज मिल रही हैं उस पे भी जो आप पेमेंट कर रहे हो उस पे भी TDS कटना है। तो सर सपोज करिए कि सर कि आपके जो किसान से लैंड करते हैं, जैसे मैं परचेजर हूँ तो मैं किसान को 50 लाख मतलब देकर रजिस्ट्री कराया है, तो इंडिया तो मैं काट उनको पेमेंट करूँगा। हाँ, उनको पेमेंट में आप काटोगे। किसान वाले में ये है कि जैसे देखिए दो तरीके से होता है। मैंडेटरी एक्विजिशन होता है, लैंड एक्विजिशन के थ्रू जो किसान जमीन जाती है वो तो सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट है, उस पर TDS कटना ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक्ट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, कैपिटल एसेट की बात नहीं करता। अगर कैपिटल एसेट की बात करता तो एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल ही नहीं है, लेकिन क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है, तो उसमें 1% आपको TDS कटेगा। अच्छा, परचेजर है तो मतलब किसान को 50 लाख अगर पेमेंट कर रहे हैं बाई चेक से जो भी हो, तो रजिस्ट्री के समय में 1% TDS काटूंगा। 1% कटेगा और रजिस्ट्री में लिखा भी जाएगा, उसके बाद आप डिपॉजिट भी करेंगे उसको, तो आपको जो डिमांड करना पड़ेगा। हाँ, अदर देन है एग्रीकल्चर कहाँ, जैसे हम मकान में कॉलोनी लेते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम तो अलग है। आजकल जो छोटी छोटी कॉलोनियों में जो कुछ लोग परचेज लैंड करते हैं, किसान से लेते हैं, किसान से रजिस्ट्री कराते हैं, एग्रीकल्चर इनकम के 2 साल 3 साल एग्रीकल्चर उस पर काम हुआ हो नहीं, वो तो फिर एग्रीकल्चर में आपको उससे भी नहीं आएगा ना, म्युनिसिपल लिमिट से भी नहीं आएगा आपका। आजकल तो अर्बन एरिया में किसान, बहुत से अर्बन एरिया में किसान दे रहे हैं। अब प्लॉटिंग की हुई है, उसका लैंड यूज वैसी मान लीजिए चेंज किया है तो वैसी नहीं रहेगा। हाँ, सर इसमें
पैसिव इलेक्ट्रोलाइसिस के भी तो इसमें क्या है, कभी मान लीजिए ये इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, तो क्या हर एक इंस्टॉलमेंट के बाद में उनको ये प्रोपोर्शनेट काटना है या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? ये एक्चुअली ग्रे एरिया है, मतलब देखिए एक्ट की लैंग्वेज है व्हेनेवर इट बिकम्स पेएबल, है ना। तो आप देखिए किसान है, चलिए उसका तो प्रोपोर्शनेट काट लोगे, लेकिन बिल्डर है, कहीं आपने फ्लैट बुक किया है, जैसे एलडीए का ही बुक किया आपने, किसी का किया, तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में जब दे रहे हो तो टीडीएस तो काटने नहीं देता आपको। कायदे से तो मतलब ये है कि आपको जब आपने पेमेंट किया, मतलब जब आप पेमेंट किए तो भाई उसके बुक्स में आपका पेबल हो गया, क्रेडिट हो गया, तो उस समय आपको टीडीएस काटना है। अच्छा, दूसरा एक एरिया, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है वो दो लोगों के नाम है ना, दो लोगों के नाम है, तो सामने वाला तो बोलेगा साहब 50 लाख की है, मुझे तो 25 से मिला, तो टीडीएस कटना है नहीं कटना है। तो इसमें अभी तक बड़ी एम्बिग्यूटी थी। इस बार जो बजट आया है उसमें ये बोला है कि भले वो कितने लोगों के भी नाम हो, लेकिन वो कटेगा प्रोपोर्शन में। अभी तक ये एम्बिग्यूटी थी, कोई काटता था कोई नहीं काटता था। इस बार बजट में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें यह है कि अगर मल्टीपल लोगों के नाम भी है, एक कॉमन मतलब जो बायर है वो कॉमन है, वो जो पेमेंट कर रहा है तो प्रोपोर्शनली टीडीएस काटना है उसमें। सर इन्वेस्टिगेशन एक में टेप के थ्रू ये सब आई है मैटर, किसान ने क्या क्या अपने चारों परिवारों बांट कर ये सब किया है। तो आजकल जो टेप आते हैं इन्वेस्टिगेशन तब हम उसको ऐड करके किया है चारों पॉइंट करके। उसमें देखिए टीडीएस मैटर भी होता है ना, मान लीजिए जो भी मतलब आपका सेलर है उसने रिटर्न फाइल कर दिया, तो आपका तो रेवेन्यू लॉस कितना होगा, केवल इंटरेस्ट, मतलब मान लीजिए अभी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, जुलाई में रिटर्न फाइल कर दिया, तो रेवेन्यू लॉस तो आपको वही कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट का ही हुआ है। और इस पे तो आपका जैसे 201 सेक्शन है वो तो स्पेशली कहता है कि अगर जो सामने वाली पार्टी है उसने अगर रिटर्न फाइल कर दिया है तो आप केवल वो इंटरेस्ट चार्ज कर पाएंगे, इंटरेस्ट तो वैसे उतना सब्सटेंशियल होता नहीं है। दूसरा है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। फी फॉर टेक्निकल सर्विस, जैसे किसी सीए को पेमेंट किया है या किसी आर्किटेक्ट को पेमेंट किया है, तो उस तरह के जितने पेमेंट्स हैं आपका फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज में आएंगे। अच्छा, इसमें काफी डिबेट था, कई बार जो एसएससी है वो 194C में काटता है टीडीएस, हम कहते नहीं ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस है। तो इस पे लास्ट ईयर अमेंडमेंट होके कॉमन रेट लग गया है, उस पे कई सारे केस लॉ, मतलब कई काफी लिटिगेटिव इशू ये था। रेवेन्यू का भी होता कि 194J में कटना चाहिए और एसएससी नॉर्मली 194C में काटते थे, तो फाइनली बोर्ड ने उसको फ्लैट रेट कर दिया है। केवल रॉयल्टी जो है उसको 10% किया है, 194J का एक पार्ट है। ये पेमेंट ऑन कंपनसेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। is also deductible. Other 195 वाला जो है वो मेनली इंटरनेशनल टैक्सेशन से डील करता है। when SSC is making payment to any non-resident, तो वो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले जो चार्जेस हैं उनसे पर्टेन करता है। 196 भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वीजा डिपॉजिट, ये सारे आईएफसी या गिफ्ट सिटी वगैरह जो है बॉन्ड वगैरह उनसे डील करता है। एक नया सेक्शन है 194M, an individual or HUF has to deduct tax at source under 194M. It applies when the total amount paid to a resident individual for carrying out any contractual work or providing any professional service in a financial year exceeds 50 lakh. इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए घर बनवा रहा है कोई, किसी आपने आर्किटेक्ट के साथ कोलैबोरेशन कर लिया और उसको आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इसमें टीडीएस डिडक्ट होना है। तो ये बड़ा अनयूज का सेक्शन है, हालांकि हमको देखना है कि कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये मतलब बड़ा कॉमन सा है, लोग बिल्डिंग बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, अच्छा वो बिल्डिंग इंडिविजुअल एचयूएफ के नाम पे है, लेकिन
कहीं भी पेमेंट नहीं होता, मतलब अगर उस बिल्डिंग को आप देखेंगे तो बेसिक कॉस्ट भी उसके देखेंगे तो लेबर कॉस्ट 50 लाख के ऊपर आएगी, लेकिन क्योंकि रिपोर्टेड नहीं होता, मैक्सिमम पेमेंट कैश में होता है, तो इसको यूज किया जा सकता है। Then there is 194 IB, ये रेंट वाला है, 5% TDS if you are giving rent above 50,000 per month. Then there is a section called 194N, TDS on cash withdrawal. कोई भी एसएससी जो एग्रीगेटिंग 1 crore से ऊपर कैश विड्रॉ करता है तो उस पे टीडीएस कटना है। टीडीएस का एम्बिट इतना वाइड कर दिया है गवर्नमेंट ने कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो टीडीएस के एम्बिट में नहीं आ रहा। पहले सेल परचेज एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अब दो सेक्शंस हैं, 194Q और 206 C1H। 194Q है बायर के लिए और 206 C1H है सेलर के लिए। इसमें क्या है कि if there is a buyer who is purchasing any item and he is paying and the aggregate amount of such transaction is 50 lakh, then he will have to deduct TDS at the rate of 0.1%. इसमें हाँ वो तो फिर आएगा ही, तो आएगा ही, आई है। ये आपको किसका बिजनेस इनकम का है? तो सर ये बताइए, ये आइए तो बिजनेस इनकम का है सर 194 क्यों करता है कि बिल्डिंग का ईयर 50 लाख का अगर रेसिडेंट है और उसका कीमत है तो दर काटेंगे। हाँ तो सर मैं ये कर सकता हूँ कि जिससे बायर हूँ मैं इस साल 30 लाख दिया और फिर अगले साल 20 लाख देंगे, नहीं कटेगा। नहीं, आप अच्छा कह रहे हैं कि पेमेंट अगले साल की है, 50 लाख का कर रहा है, हाँ। लेकिन 50 लाख को अगर मैं थोड़ा सा कैश में परसेंटेज ना काटे से कर रहे मैं इस साल सेलर को 25 लाख दिया और फिर अगले साल 20 लाख दिया। वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा ना, वो सब करेगा कि सेलर ने अपनी बुक्स में आपको अपना डेटर बना दिया है, तो आपकी बुक्स में वो जो सेलर एक क्रेडिटर बन गया है, वो पीछे जो बताया था ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट अमाउंट पेबल आपकी बुक्स में आ जाएगा, तो उस डेट से आपको डिडक्ट करना है। मतलब अच्छा ये आप इसलिए नहीं कर सकते हैं, जब सेलर से आप परचेज करोगे तो जीएसटी ई-वे बिल सब काटते हुए आपको देगा, उसको आप कैसे निगेट कर पाओगे? अगर जीएसटी रिटर्न जब सेलर भरेगा तो आपके यहाँ जीएसटी में शो करेगा, जीएसटीआर पीवी जो होता है वो इसमें मतलब नहीं है। पेमेंट नहीं मतलब यही तो कंफ्यूजन। जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, भाई ट्रांजैक्शन कब हुआ? जब आपने बिल काट दिया और पेमेंट में अगले साल करूं 10 साल बाद करूं, मुझे तो उसी समय आपको डिटेल्स दी, भाई आपने बिल किया, मुझे पेमेंट करना है, मैं आपको जिस समय पेमेंट कर मतलब जिस समय आपका बिल मैंने लिया अपने बुक्स में, आपको अपना क्रेडिटर बनाया, उसी के साथ मुझे एक डेबिट एंट्री पास करनी पड़ेगी। हाँ अरे मान सिंपल समझिए, अकाउंट के टर्म्स में समझिए। मान लीजिए आप सेलर है, मैं बायर हूँ, मैंने आपको बोला कि ठीक है बॉटल मुझे खरीदनी है, आपने अपना जीएसटी इनवॉइस निकाला, पेबल अमाउंट 50 लाख कर दिया, मुझे रिसीव हुआ, मेरे पास माल भी आ गया, उसकी मैंने बुक्स में एंट्री की, उसकी बुक्स में एंट्री कैसे करूंगा? टू मिस्टर एक्स वाई जेड 50 लाख क्रेडिट हो गया, साथ में ही 2 TDS 1% 0.1% जो है वो डेबिट हो गया, वो कैश वाले से कैश वाला हमारा क्रेडिट हो गया। मतलब जब चालान जमा करेंगे तो कैश वाला उधर क्रेडिट हो जाएगा। हाँ मतलब 50 का उतना आपको डेबिट करना पड़ेगा, अमाउंट पेबल जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा है सेलर के लिए, सेलर whose turnover is about 10 crore is required to collect at the rate of 0.1% when he receives order above 50 lakh rupees। मतलब सेलर के लिए भी यही है। अब इसमें एक
तो मतलब कंफ्यूजन ये रहता है कि मान लीजिए बायर भी 50 लाख के ऊपर है, सेलर भी 50 लाख के ऊपर है, तो सेलर बोलेगा मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगा, बायर बोलेगा नहीं मैं टीडीएस करूंगा। उस केस में क्या करना है? तो उसके लिए एफएक्यू एक बोर्ड का आया था कि उसमें प्रायोरिटी मिलेगी 194 क्यू को। अगर बायर ने टीडीएस काट लिया है उस केस में सेलर को टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है। एक ये है 194 क्यू इफ बायर्स टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर 10 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तब तो उसको टीडीएस की लायबिलिटी है ही नहीं, तो उसे कुछ नहीं करना। अब अगर 10 करोड़ के ऊपर है और एग्रीगेट पेमेंट मतलब एग्रीगेट सप्लाई उसने 50 लाख से ऊपर ली है तो 0.1% के हिसाब से किसी भी सेलर मतलब मान लीजिए आज 10 लाख लिया, अगले महीने 10 लिया, उसके अगले महीने 10 लिया, उसके अगले महीने 10 लिया, एग्रीगेट जैसे 50 क्रॉस करेगा आपको टीडीएस 50 से कम है तो टीडीएस डायरेक्ट नहीं होना। ये है मोटा मोटा इसका 194 क्यू का पूरे 50 के ऊपर एक्सीड करते ही 0.1% घटेगा। मैं लेकिन इस पे एसएससी का ये कहना है कि हमारा कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। भाई आप चलिए 0.1% काट लिया, उसका जितना उसका टर्नओवर है, उसके बाद वो जमा करेगा उसको, उसकी उतनी कैपिटल ब्लॉक हो गई। तो मान लीजिए किसी का 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, 0.1% काट लिया आपको 100 करोड़ उसका आपने कैपिटल ब्लॉक कर दी। क्या उनका भी जेन्युइन ग्रीवांस है। ऐसी एक 206C1H का है, इसमें अगर सेलर जो है उसका 10 करोड़ के ऊपर एक्सीड कर रहा है, अगर 10 करोड़ के नीचे है तो नो टीसीएस शैल बी कलेक्टेड। 10 करोड़ के ऊपर है तो 10 करोड़ के ऊपर है और 50 लाख के ऊपर है तो 0.1%। लेकिन अगर बायर ने पहले ही काट लिया, ये वाला है बायर टर्नओवर इज ग्रेटर देन 10 करोड़, सेक्शन 194 क्यू विल बी एप्लीकेबल। मतलब मान लीजिए बायर सेलर दोनों 10 करोड़ के ऊपर वाले हैं तो सेलर नहीं काटेगा, तो बायर 194 क्यू करके काटेगा। नहीं तो उसमें एक्स्ट्रा पैसा लेना पड़ेगा ना सेलर को। 50 रुपए की बॉटल में 0.1% एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा अगर कलेक्ट कर रहा है टीसीएस। और ये मतलब और अगर 50 टर्नओवर 10 के नीचे है उसका सेलर का बायर का सॉरी टीसीएस कलेक्ट होगा। These are the consequences of non-deduction of TDS. जैसा आप बता रहे थे तो टीआईए में अगर बिजनेस इनकम दिखाई है तो 20% डिसअलाउ होगा, लेकिन अगर लैंड वाला है तो लैंड का कैपिटल एसेट है, उसमें बिजनेस इनकम तो है नहीं कि शेड्यूल में भरेगा उसको, लेकिन शेड्यूल में आप डिसअलाउ करेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं है। पेनल्टी लगेगी, ठीक है ऐसी हो। ठीक है ऐसे तो then if a deductor fails to deduct or collector fails to collect, then what are the consequences? The assessee shall be, as per section 201(1), the assessee shall be considered as assessee in default. Assessee in default मतलब आप रिकवरी वाली प्रोसीडिंग में चले जाएंगे 226 में। Assessee in default बनते ही you can take all the coercive measures for collection of TDS amount। अच्छा उसके बाद 201 का डिफॉल्ट अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे? भाई हमको काटना था, हमने नहीं काटा, तो एक तो 201 मतलब बेसिक द अमाउंट which you are liable to deduct एक वो हो जाएगा एंड along with interest।
तो इसमें दो तरह के डिफॉल्ट बनते हैं, एक तो एसएससी ने काटा ही नहीं और दूसरा काटा लेकिन जमा नहीं किया। तो एसएससी shall be deemed to be in default in respect of non-deduction of tax at source. Second, non-payment in whole or part of the tax deducted means non-deposit. From 1st July 2012, there is a proviso which has been added that the SSC shall not be deemed to be an SSC in default in case the recipient has included such income in his return under section 139 and the payee submits a certificate to this effect to a form 26A का एक certificate होता है जिसको कहता है कि that the recipient he has included that income in his return of account. If any deductor who is not considered an SSC in default as per the above provisions, interest under section 2011A under clause 1 shall be payable from the date on which tax was deductible to the date on which furnishing of return of income. So first default is he has not deducted. So under section 2011 जितना भी अमाउंट डिडक्टिबल था वो उसको पे करना है। दूसरा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट दो तरीके का है, अगर डिडक्ट करने में फेल किया है तो 1% पर मंथ ऑफ द होल अमाउंट विच वाज डिडक्टिबल, अगर फेल टू डिपॉजिट दैट अमाउंट दैट इज 1.5% per month from the month in which it was required to be deducted to the month it has been actually paid. Nature of default, non-deduction of tax at source, simple interest at the rate of 1% per month from the date on which tax was deductible, मतलब आज ट्रांजेक्शन हुआ to the date on which tax is actually deducted. ठीक है, दूसरा है सिंपल इंटरेस्ट, ये तो हो गया प्रिंसिपल वाला, उसका इंटरेस्ट लगेगा 1.5% per month from the date on which tax was deducted to the date on which it was actually paid. इसमें 1% उस केस में है जिसमें उसने डिपॉजिट किया हुआ है, बस डिडक्ट करने में देरी कर दी है, उस पीरियड का लगेगा। 1.5% उस केस में है जिसमें डिपॉजिट डिडक्ट कर लिया है लेकिन डिपॉजिट नहीं किया है। There is a levy of late fee also for failing to file quarterly return. पहले क्वार्टरली रिटर्न क्यों इम्पोर्टेंट है? मान लीजिए किसी एसएससी का टैक्स टीडीएस डिडक्ट कर दिया, लेकिन जब तक वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसके 26AH में वो दिखेगा ही नहीं। इसीलिए ये एक स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया मतलब कंडीशन रखी गई है कि दैट द डिडक्टर और कलेक्टर हैज टू टाइमली फाइल द क्वार्टरली रिटर्न। रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल होते हैं और चालान मंथली आपको जमा करना है। इस मंथ का जितना भी टीडीएस डिडक्ट किया है अगले महीने की 7 तारीख से पहले जमा करना, मतलब ये कम रूल है। और अगर किसी डिडक्टर ने ये क्वार्टरली रिटर्न नहीं भरा है, देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 200, देयर इज अ फी ऑफ 200 रुपीज पर डे ऑफ डिफॉल्ट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट जो डिडक्टिबल होता है। Then there are other consequences also. There is penalty under section 271C. This is on failure to deduct whole or part of any TDS. Penalty is equal to a sum equal to the amount of tax which has been failed to be deducted. Similarly, 271CA is for ECS. Failing to deduct or collect ECS. Same. 271H is failure to submit quarterly return. This is a fixed penalty of 10,000 to a maximum of 1 lakh rupees. 271H1B, this is for furnishing returns with incorrect information. एक चीज ये होता है जैसे रिटर्न, एक प्रोविजन और है टीडीएस में कि मान लीजिए TDS on contract is to be deducted at the rate of 1 or 2%, लेकिन
if you are making payment to a person who is not having PAN, then it has to be deducted at maximum rate, say 30%, 20%. तो होता क्या है कि जब मान लीजिए डॉक्टर ने रिटर्न भरा, रिटर्न भरने में अगर पैन का एक भी मिसमैच हो गया, मान 10 लेटर का आपका पैन है, उसमें एक लेटर इधर उधर हो गया, तो सिस्टम उसको मतलब उसको ट्रीट करता है नॉन पैन केस में। अच्छा, आपने मान लीजिए सही डिटेल्स डिडक्ट किया, डिपॉजिट भी कर दिया 2% चला, लेकिन सिस्टम उसको कैलकुलेट करेगा 20% में, तो 20% में कलेक्ट वो करेगा तो आपके डिमांड दिखेगी। तो जो भी फील्ड के ऑफिसर्स होते हैं वो इस तरह केसेस मतलब जिनमें डिमांड रहती है, एसएससी को भेजा जाता है कि आप अपना रिवाइज कर लो। अच्छा, रिवीजन का भी एक डिडक्टर और एसएससी कैन रिवाइज टीडीएस रिटर्न्स मल्टीपल टाइम्स, कितने भी टाइम वो कर सकता है। अच्छा, एक चीज में और ये है कि जो चलान होते हैं हमारे टीडीएस वाले, ये 1 ईयर प्रायर और 1 ईयर आफ्टर डिमांड्स में एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। हो गया लंच? फेलियर टू ऑब्टेन PAN पेनल्टी है, सारी चीजें। कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, फैमिली पेट भर जाएगा तो क्वेश्चन तो पिछले पैन वाले को नहीं मिलेगा। नहीं, वो होता नहीं, लॉक हो जाता है उस समय वो, लेकिन अभी लॉक हो जाता है। अभी चला रहा हूँ, कंज्यूम होने के बाद लॉक हो जाता है, चेंज ऑफ धीरे धीरे वर्क इन प्रोग्रेस ही है। अच्छा, प्रेजेंट बड़ा अच्छा चल रहा है, मतलब ये सारी चीजें नहीं हो सकती। अगर कंज्यूम हो गया तो आपको चेंज नहीं करने देगा। चलिए, these words I finish my lecture। और हम लोग 3 बजे मिलेंगे। चलिए लंच करिए।